नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि इंट्राडे के केस में कैसे आप आईटीआर को फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग इंट्राडे एक बिजनेस इनकम होता है। इस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना होता है। इंट्राडे के केस में दो तरीके से फाइल होता है आईटीआर। दोनों ही मेथड बताऊंगा कि कैसे आप फाइल करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप आईटीआर की पेड सर्विस लेना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। बेस्ट प्रोफेशनल द्वारा आपको मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करना क्या, आपको फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ से डाउनलोड प्री फिल डाटा पे जाना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। करंट असेसमेंट ईयर 24-25 है। डाउनलोड वाले पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से प्री फिल डाटा डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, इसको प्रिपेयर करने वाले हम एक्सेल टूल के अंदर, क्योंकि आईटीआर 3 बहुत बड़ा होता है और पोर्टल पे हैंग करने लगता है, इसलिए एक्सेल टूल के अंदर आईटीआर 3 को बनाएंगे। तो लॉगआउट कर लेंगे और डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। लॉगआउट करने के बाद होम पेज, डाउनलोड सेक्शन, और यहाँ से आईटीआर 3 का जो ये फॉर्म है एक्सेल बेस यूटिलिटी, इसे कर लेना आप डाउनलोड करके कर लेना ओपन। जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने कर लिया डाउनलोड, ठीक है, और इसको कर लिया है ओपन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट प्रीफिल। तो जो डाटा डाउनलोड किया था प्रीफिल्ड वाला, उसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, वेट करना होगा। सो दोस्तों, बेसिक डिटेल आ गई। जोएसन इंपोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इस शीट को कर लेना वैलिडेट। यहाँ पे जो मिसिंग चीज़ होगी उसको भरना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेजिडेंट है या नहीं। रेजिडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशन बताना होगा कि कौन से कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहे हैं। तो पहले वाला ऑप्शन ले लेना। मैं इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। न्यू टैक्स रिजिम से बाहर हो रहे, नहीं, न्यू टैक्स रिजिम को ही ले रहा हूँ। बाकी उसके बाद बोलता है कि क्या आप इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के, नहीं, नो, कंप्लाई नहीं करते। उसके बाद यहाँ बोलता है कि क्या आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे, नहीं, नो। क्या किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, नहीं, नो। क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो। क्या एसएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस से इनकम ड्राइव हो रही है एसएससी की, नहीं, नो। क्या आप एक एफपीआई हैं, नहीं, नो। क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए लायबल हैं, यस हैं, क्योंकि यस सेलेक्ट कर लेना। क्योंकि जो इंट्राडे होती है वो बिजनेस इनकम होती है, नॉर्मल बिजनेस इनकम के रूप में काउंट होता है। और इस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराना होता है और ऑडिट भी कराना होता है, ठीक है। अगर टर्नओवर एक्सीड होती है तो कितनी है लिमिट ऑडिट की, तो ऑडिट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ है। वैसे स्टार्टिंग होती है 1 करोड़ से, लेकिन अगर आपकी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है तो 10 करोड़ तक की लिमिट मिल जाती है। तो इंट्राडे हो या एफ एंड ओ, दोनों ही डिजिटल होता है, इसमें कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो इसलिए इसमें जो लिमिट हो जाती है वो 10 करोड़ तक की मिल जाती है। 44 एडी में क्या आप इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं, नो। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर, नहीं, इसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। फिर क्या आपकी ग्रोस रिसीट 1 करोड़ से क्रॉस है, नहीं। टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, क्या 1 करोड़ से क्रॉस है और 10 करोड़ के बीच में, नहीं। टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं है। क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, नो, ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी ड्यू डेट रिटर्न की। तो रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई। नॉन ऑडिट के केस में जो डेट होगी वो 31 जुलाई, ऑडिट के केस में 31 जुलाई के बाद की डेट होती है, ठीक है। ये ओके हो गया। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। अभी नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो सब नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारी क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग लेना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। ट्रेड नेम में पर्सन का नेम ही डाल रहा हूँ। ट्रेड नेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये बैलेंस शीट बनाई है, आपको एक बैलेंस शीट बनानी होगी। सो दोस्तों, ये है हमारे पास बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट यहाँ पे बीएस के अंदर बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं बैलेंस शीट की डिटेल।
ये बैलेंस शीट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया ये। देखो ग्रोस रिसिट्स आ गया। ग्रोस रिसिट्स में हमने ग्रो से लिया हुआ है सेल वैल्यू। मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। देखो ये है दोस्तों ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे सभी एक्सपेंसेस है जैसे ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, ये सब चीज़। यहाँ पे बाय वैल्यू, ये सेल वैल्यू। ठीक है, इसका टोटल लगा, यही वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी है। दिस इज़ सेल वैल्यू, दिस इज़ बाय वैल्यू। बाकी एक्सपेंसेस आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद ग्रॉस लॉस निकल गया, नेट लॉस निकल गया, जो कि ये है। ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग अपनी आईटीआर में करेंगे। ये बैलेंस शीट है, इसकी रिपोर्टिंग अपनी आईटीआर में करनी है। बताता हूँ, सबसे पहले बैलेंस शीट भरेंगे। जैसे पूछा इसने प्रोप्राइटर कैपिटल, तो अगर मैं बैलेंस शीट पे आऊँ, देखो ये है कैपिटल अकाउंट, 335 रुपये का है कैपिटल। इसको बंद कर लेते हैं। 335 रुपये का कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी है 38,693। तो अदर करंट लाइबिलिटी नीचे आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर। प्रोप्राइटर फंड ये हो गया। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट, ये टोटल सोर्स ऑफ फंड है 335 का। ऐसे ही टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड आएगा। ठीक है, वो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। फिक्स एसेट्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, अदर करंट एसेट्स आ गया। इसमें अदर करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास बैंक बैलेंस और अदर एसेट्स है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बैंक का बैलेंस कितना है यहाँ पे 38,693 का। 38,693 का बैंक बैलेंस आ गया। उसके बाद अदर करंट एसेट्स है, तो ये रहा अदर करंट एसेट्स कितना है 335 रुपये का। 335 रुपये का अदर करंट एसेट डाल दिया। ये 335 रुपये का जो करंट एसेट्स है वो लॉस है। फ्यूचर ईयर में जब भी प्रॉफिट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा मेरी इनकम से। ठीक है, इसके अलावा नीचे बात करें तो करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। देन उसके बाद अदर प्रोविज़न आ गया। अदर प्रोविज़न के अंदर हम अदर करंट लायबिलिटी डालेंगे 38,693 डाल दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो आ गया टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 335 रुपये, ऊपर आ गया सोर्स ऑफ फंड टोटल 335 रुपये, जो कि इक्वल है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 0 है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी। ये ऊपर वाला ट्रेडिंग है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ऊपर वाले में ग्रोस रिसिट्स की बात करें तो ग्रो से हमने किया है इंट्राडे, जो कि ग्रो की ये सेल वैल्यू है और ये परचेज वैल्यू। तो ग्रोस रिसिट्स हमारी ये है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जाऊँगा सेल ऑफ सर्विसेज अदर वाले में लिखेंगे। अदर वाले में क्या लिखेंगे, ग्रोस रिसिट्स इंट्राडे। लिख लेते हैं 324,66,64। 324,66,64। देन उसके बाद है परचेज अकाउंट। यहाँ पे मेरी टर्नओवर कम है। अगर टर्नओवर की बात करूँ तो टर्नओवर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये टर्नओवर कैलकुलेट है। टर्नओवर ये रहा 60,372 रुपये का है। इतनी कम टर्नओवर है, इस टर्नओवर पे हमें ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। टर्नओवर कम है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रोस एसेट्स लिखने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज की वैल्यू हमारे पास है और परचेज है हमारे पास 23,37,464, सॉरी 32,37,464, 32,37,464। ठीक है, ये परचेज आ गया। परचेज निकालने के बाद ये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, 9200 का, ये देखो 9,200 का आ गया ग्रोस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्सपेंसेस वगैरह है हमारे। तो अदर इनकम तो कोई और है नहीं, एक्सपेंसेस है, जो कि अदर एक्सपेंस है। वो अदर एक्सपेंस आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन कौन से एक्सपेंस है, जैसे ब्रोकरेज है। चलिए लिख लेते हैं। ब्रोकरेज कितना है 837 रुपये का। उसके बाद है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस है 412 रुपये का। उसके बाद जीएसटी है 1122। एसटीटी है, एसटीटी कितना है
6612। फिर उसके बाद CB चार्जेस है, CB चार्जेस है 12 रुपये का, और फिर स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी है 540 का। ठीक है, यहाँ से निकलेगा हमारा लॉस, देख सकते हैं 335 रुपये का लॉस है। ये देख सकते हैं, ये 335 का लॉस आ गया। ठीक है, यही लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं 335 रुपये का लॉस है। तो इस टर्नओवर पे हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंट्राडे केस जो होता है वो बिजनेस इनकम के केस होता है। इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में आपको परचेज बुक, सेल बुक, बैंक बुक, कैश बुक, एक्सपेंसेस बुक सब बनाना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट और ITR फाइलिंग के लिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पार्ट ए अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग मेथड जो हमने लिया हुआ है वो मर्चेंटाइल है। चेंज किया मेथड को, नहीं नो। स्टॉक के मेथड क्या है हमारा, स्टॉक का मेथड कोस्ट पे है, कोस्ट पे मेथड चेंज किया, नहीं नो। वैलिडेट करेंगे, ये शीट भी ओके। क्वांटिटेटिव डिटेल्स, हमारी कोई भी क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं है, ओके कर दिया। सैलरी के शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है, तो भैया सैलरी का शेड्यूल, हमारा सैलरी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वैलिडेट कर लेते हैं। कई जगह हमने कुछ छोड़ा हुआ है, देख लेते हैं भाई। ये हटा दो, जो सिलेक्शन कर रखा ना हटाना पड़ेगा। कई जगह सिलेक्शन है हमारे यहाँ पे। सैलरी शीट ओके हो गई, आगे बढ़ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है हमारी, नहीं कोई नहीं है, ओके हो जाओ, आगे बढ़ो। BP बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में 335 रुपये का लॉस आ गया। यही लॉस मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 335 रुपये का। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में देख सकते हैं 335 रुपये। यहाँ पे कोई भी टैक्स बना नहीं है तो हमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैलिडेट किया BP को, आगे बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं हमारा, ज़ीरो है। आगे बढ़ेंगे, समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, नहीं ये भी नहीं है हमारा। ESR एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये भी नहीं है हमारा। CG कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी नहीं है, इसको वैलिडेट कर लेंगे। शेड्यूल 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स जाती है यहाँ पे, ये भी नहीं है हमारा, इसको भी वैलिडेट करेंगे। शेड्यूल 115 8D फॉर नॉन रेजिडेंट, ये भी नहीं हमारा, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन रेजिडेंट के लिए हुआ ये। 80GGC डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं ये भी नहीं है। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का है, क्रिप्टो करेंसी में एंट्रियाँ करते हैं आप, या क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन है आपकी, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ये भी नहीं हमारा। 80U to 80D तक डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं। वैसे भी आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिलेगा नहीं, हालांकि यहाँ पे 80U और 80DD का डिडक्शन मिल रहा है। अदर सोर्स की इनकम की बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है यहाँ पे 12,781 का, और 38 रुपये का इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड का इंटरेस्ट है। तो ये अदर इनकम में 12,819 का मेरी अदर इनकम बनी है। ठीक है, इसको वैलिडेट करेंगे, ये शीट भी ओके है। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करने के बाद इनकम की डिटेल कितनी बनी। देखो ये लॉस था, ये सेट ऑफ हो गया इससे, तो 12,484 बनी। इसमें से ये लेस हो गया 335 रुपये जो लॉस था, यानी लॉस भी मेरा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि लॉस ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। अभी बात करें CFL की, कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर ईयर, जो लॉस है वो फ्यूचर ईयर में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑलरेडी लॉस मेरा एडजस्ट हो गया, तो फ्यूचर ईयर में 0 लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। इसको वैलिडेट कर लिया। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की बात करें तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, इसको वैलिडेट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। ICDS की बात करें तो इनकम ऑफ कॉम्पिटिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट, तो ये भी नहीं है, इसको खाली छोड़ेंगे, ऑडिट के टाइम पे देना होता है ये। सेक्शन 10AA का कोई है, ये भी नहीं है, इसको बढ़ेंगे आगे। 80G कोई डोनेशन वगैरह आपने दिया उससे रिलेटेड कुछ है, नहीं ये भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 80D कोई मेडिकल इंश्योरेंस का है, नहीं, यहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे। RA की बात करें तो डिटेल ऑन डोनेशन रिसर्च एसोसिएशंस, ये भी नहीं है, वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 80 की बात करें तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई है, वैलिडेट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अदर डिडक्शन से 80C ये सब चीज़ है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं।
तो ये भी नहीं दे रहे। हालांकि मैं यहाँ पे बिजनेस इनकम से रिलेटेड दिखा रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हूँ, तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसकी डिटेल कुछ भी नहीं दे रहा। वैलिडेट करके आगे बढ़ लेंगे। स्पेसिफाई इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन से रिलेटेड कोई इनकम है नहीं। AMT कंपटीशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नहीं ये भी नहीं है, ओके करेंगे। AMTC कंपटीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, नहीं ये भी नहीं है। EI की बात करें तो डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम की डिटेल कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ भरा है तो उसको दे सकते हो या फिर छोड़ सकते हो भैया, कोई भी नहीं है हमारी इधर। शीट ओके हो गया। EI वाली है डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम की। PTI की बात करें पास थ्रू इनकम, नहीं है कुछ भी। TPSA की बात करें अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, ये भी नहीं है कुछ भी। FSI की बात करें इनकम ऑफ आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, नहीं आगे बढ़ेंगे। TR की बात करें टैक्स रिलीफ की, तो टैक्स रिलीफ भी नहीं है कुछ भी, नो कर देंगे भाई, नहीं है कुछ भी और, हटा दो इसको, कुछ भी नहीं है इधर। अदर सोर्स की इनकम हटाओ, अदर सोर्स हटाओ यहाँ से, अदर सोर्स हटाओ, अदर सोर्स हटाओ, अदर सोर्स हटाओ, अदर सोर्स हटाओ। अभी इसको करेंगे वैलिडेट। एंटर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, कुछ रह गया देख लेते हैं भाई, नो हो गया। वैलिडेट करेंगे, ये शीट ओके है, आगे आएंगे। इनकम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसर्च, ये भी नहीं है हमारा, ओके करेंगे। AL की बात करें तो एसेट एंड लायबिलिटीज़, ठीक है, ये भी नहीं है। एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, अगर 50 लाख से इनकम क्रॉस होती है तो एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल देनी होगी एंड ऑफ द ईयर। इस तरह की इनकम की कोई भी डिटेल नहीं है। GST से रिलेटेड कुछ नहीं है, GST में हम रजिस्टर्ड है नहीं। IT की बात करें तो IT एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर कुछ पे किया आपने तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, ये भी नहीं है हमारा। ESOP की बात करें तो डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड है आपका कुछ, तो उसकी डिटेल इसमें जाती है, तो ये भी नहीं है हमारा। ओके। TDS पे बात करें तो अगर कोई TDS पे किया है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको 26A से देख के मिलेगा। TDS की शेड्यूल, TDS वाली शीट ओके है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी कंप्यूट हुई ये देख सकते हैं 12,484। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम इतनी कम है तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। इतना कटा हुआ है टैक्स, तो ये रिफंड के रूप में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वेरिफिकेशन पे आएंगे, तो वेरिफिकेशन पे आपको यहाँ पे प्लेस देना होगा, लिख लेते हैं, चलिए प्लेस। बैलेंस शीट में देख लेंगे, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपका प्लेस होना चाहिए। वैलिडेट हो गया। अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीधा तो होम पे आ जाओ, होम पे आके जनरल पे आ जाओ और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, टैक्स को कैलकुलेट करेगा। प्लीज़ सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पार्ट B TTI के अंदर हमें सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। ये आ गया पार्ट B, ठीक है। यहाँ पे शायद लास्ट में एक ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करना होता है, ये यहाँ से नो कर लेंगे। डू यू हैव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपने होल्ड कर रखा है बेनिफिशियल ओनरशिप, नहीं ये इस तरह की कोई डिटेल नहीं है हमारा, ठीक है। अभी इसको मैंने किया, अब मैं सीधा होम पे जाऊँगा, जर्नल पे आऊँगा और यहाँ से फिर से कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा कैलकुलेट करने में। शेड्यूल TPS के अंदर प्राइमरी एडिशनल वाला जो ऑप्शन है उसको देखना पड़ेगा कि हमने क्या डिटेल भरा हुआ है, क्या सेलेक्ट किया हो क्या TPSA के अंदर। प्राइमरी एडजस्टमेंट हमारा कुछ भी नहीं है, या ज़ीरो भरनी पड़ेगी फिगर। वैलिडेट करो, ओके करो, होम पे आ जाओ, जनरल पे आओ, कैलकुलेट टैक्स। थोड़ा सा टाइम लेगा। सभी शीट को इसने वैलिडेट कर लिया। अभी ठीक है, हम वहीं पे चलेंगे उसी शेड्यूल पे जिसमें टैक्स को कैलकुलेट करता है। ये इस शेड्यूल पे आ जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
देखो टोटल इनकम 12,484 की बन गई। 12,480 इनकम टैक्स में राउंड ऑफ में चलता है। इसके बाद बात करें इसके ऊपर टैक्स की, तो टैक्स कुछ बनेगा नहीं क्योंकि इनकम इतनी कम है, तो टैक्स 0 बन गया। ठीक है, अभी होम पे जाऊंगा, जर्नल जनरेट जीओएसएन पे क्लिक करूंगा। जीओएसएन फाइल यहाँ पे जनरेट होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके ओके ओके, तो ये देख सकते हैं ये जीओएसएन फाइल जनरेट हो गई है। अभी सेव जीओएसएन पे क्लिक करके जीओएसएन फाइल को सेव कर लेंगे। जीओएसएन फाइल बोल रहा है कि इस लोकेशन में जाके सेव हो गया है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी करना क्या है, इनकम टैक्स की साइट पे आ जाता है। चलो दोस्तों, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। जीओएसएन फाइल बनने के बाद यहाँ पे आके फाइल नाउ पे जाएंगे, असेसमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, करंट असेसमेंट 24-25 से ऑफलाइन पे टिक कर देंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल रिटर्न, ऑडिट करा रहे हैं नहीं, नो। आईटीआर सेलेक्ट करेंगे, आईटीआर 3, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जीओएसएन फाइल अपलोड करके आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाना है, देन आईटीआर फाइल कर देना है। मैंने आपको प्रोसेस बताया है, पूरा फाइल करके नहीं दिखा रहा। इसी प्रकार से आपको आईटीआर फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।